हैं। इसका अर्थ हुआ कि साउथ अफ्रीका में जितने इंडियंस रह रहे थे, जो हिंदू थे या मुस्लिम थे, उन सब की जो शादियाँ थी वो अवैध थी। ये सब जो था, इन सब के विरुद्ध में गांधी जी ने आंदोलन चलाया और अंत में जाकर वो इसमें सफल हुए। ये जितने भी काम थे, ये जो आपको पोल टैक्स देना पड़ेगा, आपको 5 साल के बाद 2 साल के लिए फिर काम करना पड़ेगा, या उसकी जगह आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको अपने फिंगरप्रिंट देने पड़ेंगे, सब चीज़ें जो हैं गांधी जी समाप्त करने में सफल रहे। बल्कि 1917 में आकर जो ये जो पूरा करारी मजदूर का जो पूरी प्रणाली थी कि यहाँ से हिंदुस्तान से ले जाया करते थे 5 साल के करार के लिए, उस प्रणाली को ही पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। गांधी जी एक सफल व्यक्ति के रूप में साउथ अफ्रीका में उभर कर आए और जब वे भारत 1915 में पहुंचे तो गांधी जी का नाम पूरी तरह से फेमस था। वैसे भी कुछ नेता जो थे वो साउथ अफ्रीका जाते भी थे। एक बहुत बड़े नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले। वो जो हैं वो गांधी जी उनको बुलाया करते थे और सबको बताया करते थे कि जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ क्या हो रहा है। तो गोखले जो थे इन सारे मामलों को सरकार के सामने रखते थे। लॉर्ड हार्डिंग उन दिनों भारत के वायसराय थे। गोखले उनके पास भी गए और उन्होंने जाके उनके सामने सारी बातें जो हैं वो सब रखी थी। तो इस रूप में गांधी को सब लोग जानते थे। 1915 में अल्टीमेटली उनका पूरा काम हो गया। वहाँ पर वो एक व्यक्ति से मिलकर आए जिनको वो व्यक्ति कभी नहीं भूला, जिनको गांधी कभी नहीं भूले। वो थे जनरल स्मट्स। स्मट्स जो थे वो उन दिनों मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर जस्टिस, एक तरह का गृह मंत्रालय समझ लीजिएगा, वो गृह मंत्री। और ये जितने कानून सब पास हो रहे थे वो सब इस स्मट्स की ही के द्वारा ही आते थे और उनके द्वारा पास करवाए जाते थे। गांधी जी को कई बार जेल हुए और गांधी जी को तरीका जो था उस तरीके से जनरल स्मट्स जो थे वो प्रभावित थे और गांधी जी की वो बड़ी इज्जत भी करते थे। गांधी जी उनकी बहुत इज्जत करते थे और स्मट्स ने जो है, स्मट्स को उन्होंने चप्पल बना के दिया, इसको जो है बहुत समय तक वो पहने रहे। गांधी जी का ये जो तरीका था इसको हम लोग सत्याग्रह बोलते हैं। पहले इसका नाम सादाग्रह था, फिर गांधी जी ने इसका नाम सत्याग्रह रखा कि सत्य के लिए आग्रह करना। सत्याग्रह जो होता है वो प्रतिरोध करता है, वह निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं करता। लोग बोलते हैं साहब ये तो निष्क्रिय प्रतिरोध है, आप चुपचाप बैठ गए, मारते रह रहा और आप चुपचाप से नहीं। सत्याग्रही जो होता है उसके पास उसकी बड़ी सुदृढ़ आत्मा है, उसको मालूम है कि वो क्या कर रहा है, उसका क्या, वो जो कुछ कर रहा है वो बहुत सही कर रहा है, उसके लिए अड़े रहो। और गांधी जी उसके लिए अड़े रहे। उन्होंने अंग्रेजों को बताया कि उन्होंने क्या क्या गलती की और उन्होंने कहा कि अब तो आपको जाना होगा। उन्होंने पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया, उसके बाद दूसरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन किया और अंत में जाकर ये जो सत्याग्रह की शक्ति है उसके द्वारा उन्होंने हम लोगों को आज़ाद करा दिया। आज जो कुछ है हम उन्हीं के कारण हैं। उस महान पवित्र आत्मा को याद कीजिए, उनको श्रद्धांजलि दीजिएगा और आप लोग घर जाके
उनके बारे में जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद। धन्यवाद अवस्थी जी। आपने गांधी जी की पूरी जीवन यात्रा पर करीब करीब प्रकाश डाला और बच्चों को उसके बारे में जानकारी दी। आजकल जो बच्चे गांधी जी को समझ रहे हैं, वो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नारा दिया है स्वच्छ भारत का, उसके माध्यम से भी समझ रहे हैं। और गांधी जी ने कहा था कि स्वच्छता जो है वो हमारे चरित्र और स्वास्थ्य का निर्माण करती है। तो चरित्र का निर्माण कैसे करती है? आप कहीं भी अस्वच्छता देखते हैं और उसे स्वच्छ करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, तो ये बात बताती है कि आपको सबकी चिंता है, आपको वातावरण की शुद्धि की चिंता है, और तभी आप अपने मोहल्ले, अपने नगर, अपने देश को साफ रखना चाहते हैं। दूसरा जो शारीरिक स्वच्छता भी इसमें आती है कि व्यक्ति जो है वह सुबह उठने के साथ ही स्वच्छता की ओर चलता है और स्वच्छ होने के बाद ही अपने अन्य कामों में लगता है। तो इस तरह से स्वच्छता जो है वह उसके स्वास्थ्य का आधार बनती है। अगर वो साफ पानी नहीं पिएगा, साफ बर्तन में पानी नहीं रखेगा, साफ जगह पर पानी नहीं रखेगा, तो वो उसे नुकसान करेगा। अगर खाने पीने की चीज़ साफ सफाई से नहीं रखेगा तो वो उसे नुकसान करेगी और उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेगी। तो इस प्रकार से अगर वो स्वच्छ वातावरण में सांस नहीं लेगा तो वो स्वस्थ नहीं रह पाएगा। तो इस तरह स्वच्छता का की जो अवधारणा है हमारी, वो पूरे वातावरण की और चरित्र की शुद्धता को लेकर के है, स्वच्छता को लेकर के है। ये गांधी जी की एक अवधारणा थी जिसको इस समय बल दिया जा रहा है और बहुत ही अच्छी तरह व्यावहारिक स्तर पर इसका प्रचार प्रसार हो रहा है और इसको उसी रूप में समझने की भी आवश्यकता है। यहाँ गांधी जी की एक और बात मुझे याद आ रही है, वो भी मैं सोच कह दूँगा आप लोगों से कि गांधी जी ने शिक्षा के लिए जो बात की थी उसमें उन्होंने कहा था त्रिभाषा फॉर्मूला होना चाहिए बच्चों की शिक्षा के लिए। स्कूल में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू होना चाहिए स्कूल कॉलेज में। तो एक तो मातृभाषा, यानी हम जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश की भाषा। तो जैसे मान लीजिए वो गुजराती थे तो एक तो गुजराती पढ़े बच्चा, दूसरा कोई विदेशी भाषा पढ़े। तो विदेशी भाषा अंग्रेजी इसलिए ज़रूरी थी कि भाई अंग्रेज राज था और अंग्रेजी लादी भी जा रही थी हम पर और हमें अंग्रेजी के फायदे दिखाई दे रहे थे कि अगर हम अपने देश से बाहर जाते हैं तो अंग्रेजी हमारी मदद करेगी। तो इसलिए एक विदेशी भाषा। और उन्होंने कहा कि चूँकि हमारा देश बहुभाषी है, बहुत सारी भाषाएं इसमें बोली जाती हैं, इसलिए एक प्रांतीय भाषा भी पढ़नी चाहिए जिससे कि वह व्यक्ति जिस प्रांत की भाषा पढ़ रहा है उस प्रांत में जाकर कामकाज कर सके और उस प्रांत से जो कोई आ रहा है उसको मित्र बना सके, उसके साथ उसकी मदद कर सके। तो इस प्रकार से ये त्रिभाषा फॉर्मूला जो हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ तो चलता रहा, लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश वगैरह जहाँ हिंदी बोली जाती है वो लोग नुकसान में रहे, क्योंकि हम लोगों ने तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत को जगह दे दी। संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है, संस्कृत जिसको पढ़नी है पढ़े। संस्कृत जो है वो धार्मिक अनुष्ठानों की भाषा है, इसलिए जिसे पूजा पाठ करने के लिए संस्कृत को जानना है, पढ़ना है, वो पढ़े। ये ठीक था, संस्कृत पढ़ा करके हमने अपने प्रदेश के बच्चों को एक तरह से कहना चाहिए कि एक अन्य भाषा से दूर कर दिया जो कि उनके पास हो सकती थी। भाषा चूँकि विद्या का एक अंग है और विद्या एक प्रकार का वह धन है जिसे कोई आपसे ले नहीं सकता। तो अगर आपने एक तीसरी भाषा और सीखी होती, मुझे सौभाग्य मिला कि मैं
10वीं कक्षा पास करने के बाद नागपुर महाराष्ट्र चली गई, तो मुझे मराठी भी आती है। मेरी मौसी गुजरात की हैं और वहाँ 10वीं पास करने के बाद सिर्फ 1 महीने रहने का मुझे मौका मिला और मैंने पाया कि गुजराती सीखना बहुत आसान है। और वो गुजराती भी मैंने पढ़ना सीखा, लिखना तो नहीं सीखा लेकिन पढ़ना सीखा। तो इस प्रकार से अच्छा लगता है। और संस्कृत तो जैसा कि था तो थी, इस प्रकार से हम कई भाषाओं से समृद्ध हुए, तो ये बहुत अच्छी बात रही। तो गांधी जी की इन बातों के अलावा मैं आपको कुछ और बातें, अब हमारे दूसरे जो महापुरुष हैं जिनके विषय में हमें बात करनी चाहिए, वो हैं सुभाष चंद्र बोस। और बड़े स्वाभाविक की बात है कि 21 अक्टूबर 1943 उनका जन्मदिन था। तो हमारे उनका जन्मदिन दूर नहीं है, बहुत शीघ्र ही उनका जन्मदिन आने वाला है। और नहीं क्षमा कीजिएगा, जन्मदिन नहीं, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड ने मान्यता दी थी। देखिए कितनी बड़ी बात है कि एक आदमी अपने देश से जाता है दूसरी जगह और अपने देश की सरकार बनाता है और उसको तमाम देश मान्यता देते हैं। जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप इस अस्थायी सरकार को हमारे पुरखे हैं, वो गांधी जी हो सकते हैं, वो नेहरू हैं, डॉक्टर अंबेडकर हैं, अभी मैडम ने सुभाष चंद्र बोस की बात की, लाला लाजपत राय थे। इतने सारे लोग जो हैं जिन्होंने इस देश का निर्माण किया। और इनमें बहुत सारे बड़े गरीब घर के थे, इनमें बहुत सारे बड़े अमीर परिवार के थे। अपनी पूरी अमीरियत उन्होंने छोड़ी और गरीबों के साथ वो चले गए, उनके साथ वो जिए। एक अच्छा ये अवसर है इन सभी नेताओं को समझने का। धन्यवाद। आदरणीय रजनीश त्यागी जी, आपसे आग्रह, बैठे बैठे बोलना चाहें तो आप।